पहाड़ों के बीच एक वादी में एक गांव था जिसे लोग बर्फ नगर कहते थे। ये गांव अपने नाम की तरह ही सर्द था। हर साल जब बर्फ पड़ती तो लगता जैसे किसी ने सारी वादी पर सफेद मोतियों की चादर बिछा दी हो। घर, दरख्त, खेत सब बर्फ में ढक जाते। लेकिन ये हुसैन मंजर मकामी लोगों के लिए किसी अजाब से कम न था। बर्फ के साथ साथ सख्त सर्द हवाएं चलती थीं जो हड्डियों को चीर कर रख देते। सूरज कई दिनों तक नजर न आता, दिन भी रात की तरह सियाह और उदास लगते। गांव के अमीर लोग अपने पत्थर के बने घरों में आग जलाकर गर्मी लेते, मगर गरीब लोग छोटी झोंपड़ियों में सकड़कर बैठने पर मजबूर रहते। इसी गांव के एक कोने में एक कमजोर सी झोंपड़ी थी। बोसीदा छत, जगह जगह सुराख, टूटी हुई दीवारें। यूं लगता था जैसे अगली बर्फबारी में ये झोंपड़ी जमीन बोस हो जाएगी। ये झोंपड़ी काशिफ का घर थी। काशिफ एक गरीब मजदूर था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत मिलता इसी से घर का चूल्हा जलता। उसके साथ उसकी बीवी सरिया और 2 नन्ही बेटियां नूरीन और माहीन रहती थीं। काशिफ अपनी बच्चियों को देखकर अक्सर सोचता, अल्लाह करे ये कभी भी वो दुख न देखें जो मैंने देखे हैं। लेकिन उस सर्दी ने उन सब को ऐसी कड़ी आजमाइश में डाल दिया कि हर लम्हा जिंदगी और मौत की किशमकिश लगने लगा। एक रात झोंपड़ी के अंदर का हाल बड़ा था। बाहर बर्फानी हुआ के थप्पीड़े चल रहे थे और अंदर सर्दी की लहर हर शय को जमा रही थी। सांस से निकलती भाप भी धंध की तरह दिखाई दे रही थी। उनके पास सिर्फ एक पुरानी चादर थी। सरिया ने वो चादर अपनी बच्चियों पर डाल दी। वो खुद एक पुरानी साड़ी ओढ़े बैठी थी, मगर उससे सर्दी को रोकना मुमकिन न था। काशिफ सर्दी में कांपते हुए बोला, थरिया, यूं लगता है जैसे ये सर्दी हमारी झोंपड़ी को खा जाएगी। काश एक और रिजाई होती। थरिया ने अपनी बेटियों की तरफ देखकर कहा, मुझे फिक्र अपनी नहीं, बस नौरीन और माहीन की है। देखो, उनके हाथ बर्फ की तरह हो गए हैं। काश हमारे पास कुछ लकड़ियां होते, आग जला लेते तो कम ये सुकून से सो जाते। काशिफ ने चेहरा ऊपर उठाया और बोला, तुम फिक्र न करो, मैं अभी कुछ करता हूं। रात के अंधेरे में काशिफ झोंपड़ी से निकला। उसके जौते पराने थे। बर्फ में चलते हुए पानी अंदर घुस रहा था, मगर उसे परवाह न थी। वो सबसे पहले अपने एक जानने वाले के घर के दरवाजे पर गया। हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी निकला जो मोटे कंबल में लपटा हुआ था। काशिफ ने आजिजी से कहा, भाई, अगर तुम्हारे पास कुछ लकड़ियां हों तो दे दो। मेरी बच्चियां सर्दी में कांप रही हैं। मेरे पास फालतू लकड़ियां नहीं हैं। अपने घर की फिक्र करो। हर बार दूसरों से मांगने आ जाते हो। अब जाओ। और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। काशिफ का दिल जैसे सीने में डूब गया, मगर वो हारा नहीं, आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक दुकान के बाहर पुराने डब्बे और गते मिले। इसकी आंखों में रोशनी आ गई। यही सही, कम अज कम आग तो जल जाएगी। वो उन्हें समेट कर घर ले आया। सरिया ने फौरन आग जलाई। झोंपड़ी में थोड़ी रोशनी और गर्मी फैल गई। नौरीन और माहीन खुशी से हंसने लगे। अबू, कितना मजा आ रहा है। अब तो सर्दी कम हो गई। काशिफ ने दोनों को गोद में भर लिया। हाँ बेटियों, ये वक्ती है, मगर अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा।
अगली सुबह काशिफ मजदूरी की तलाश में गया, मगर सर्दी की वजह से सब काम बंद थे। शाम तक वो खाली हाथ घर आया। घर में सिर्फ इतना आटा बचा था कि 3 रोटियां बन सकें। सरिया ने 3 रोटियां बनाई और खामोशी से चूल्हे के पास रख दें। काशिफ ने देखा और आहिस्ता से कहा, हम 4 हैं मगर रोटियां 3। अब क्या करें? थरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चों को भूखा नहीं सलाया जा सकता। तुम और बच्चियां खा लो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। काशिफ ने अपनी आंखें झुका ले, दिल भर आया मगर बोला कुछ नहीं। अगले दिन वो गांव के एक अमीर आदमी हाजी करीम के दरवाजे पर गया। काशिफ ने हाथ जोड़कर कहा, हाजी साहब, अगर आपके पास कोई पुराना कंबल या चादर हो तो मुझे दे दीजिए। मैं बच्चों को ओढ़ा दूं, खुद सारी रात कांपता रहता हूं। हाजी करीम ने उसकी हालत देखी तो दिल भर आया। वो अंदर गए और एक पुराना स्वेटर और रिजाई ले आए। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने लर्जती आवाज में कहा, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह आपको खुश रखे। वो भागता हुआ घर आया। सरिया ने फौरन रिजाई अपनी बेटियों पर डाल दी। वो लम्हा उनके लिए ऐसे था जैसे खजाने की चाबी मिल गई हो। इसी शाम काशिफ की मुलाकात रशीद मियां से हुई, जो गांव के दुकानदार थे। रशीद मियां बोले, काशिफ, मेरी दुकान पर मजदूर चाहिए। मजदूरी कम है मगर खाना भी मिलेगा और पैसे भी। तुम मेहनती हो, आ जाओ। काशिफ की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। जी साहब, मैं तैयार हूं, बस मेरे बच्चे भूखे न सोएं। ये लम्हा काशिफ की जिंदगी का नया आगाज था। कुछ दिन बाद काशिफ घर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बर्फ में बैठी कांप रही थी। इसके हाथ खाली थे, चेहरा भूख से जर्द था। काशिफ के हाथ में खाने का डब्बा था। वो रखा, लम्हा भर सोचा और खाना उसके हाथ में रख दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को जीने के काबिल बनाते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। काशिफ के दिल को ऐसा सुकून मिला जो सोने और चांदी से भी कीमती था। वक्त गुजरता गया। रशीद मियां ने काशिफ की ईमानदारी देखकर उसे मजीद जिम्मेदारियां दे दें। काशिफ ने थोड़े पैसे बचाकर अपनी झोंपड़ी की मरम्मत की। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और गर्म थी। नूरीन और माहीन स्कूल जाने लगे। सरिया के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। काशिफ अक्सर कहता, सरिया, हमने भूख और सर्दी का सामना किया, मगर अल्लाह ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। असल दौलत पैसा नहीं, असल दौलत दूसरों का दर्द बांटने में है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, हिम्मत और उम्मीद के साथ उनका मुकाबला किया जा सकता है। असल दौलत दूसरों के साथ बांटने और उनकी मदद करने में है। गांव के कच्चे रास्ते, खेतों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट के दरमियान एक पुरानी सी झोंपड़ी खड़ी थी। यही झोंपड़ी शमू और उसकी बीवी ज़ैनब का आशियाना थी। झोंपड़ी के अंदर मिट्टी का फर्श, पुरानी चारपाइयां और एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें कपड़ों के चंद जोड़े और बर्तन रखे थे। करबत उनके हर लम्हे पर हावी थी, मगर उन दोनों के दिल मोहब्बत और सब्र से भरे हुए थे। शमू का बड़ा भाई सलीम शहर में अफसर था। वो हर महीने गांव आता तो माँ बाप उसके इस्तकबाल के लिए दौड़ तक जाते। उसकी गाड़ी की आवाज सुनते ही मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते। वालिदैन फख्र से कहते, हमारा बेटा अफसर है, शहर में नौकरी करता है। मगर जब बात शमू पर आती तो वही वालिदैन मना फेर लेते। वो कहते, ये नालायक है, उसके हाथ में बरकत नहीं, न ये पढ़ सका, न कोई बड़ा काम कर सका।
शमू खामोश रहता। वो जानता था कि वालिदैन का दिल बड़े बेटे की तरफ है, मगर उसे दुख जरूर होता। ज़ैनब अक्सर उसका दिल बहलाती और कहती, शमू, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। लोग जो चाहें कहीं, हमें अपने नसीब और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन गांव में चोरी का शोर मच गया। किसी के घर से कुछ इनाज और जीवर गायब हो गए थे। गांव के चंद लोग बगैर तहकीक के शमू पर इल्जाम लगाने लगे। यही करेगा चोरी, आखिर गांव का सबसे गरीब यही तो है। वह दीन भी बगैर सोचे समझे मुश्ताइल हो गए। बाप ने गुस्से से कहा, हमने हमेशा कहा ये नालायक है। आज ये बात साबित हो गई। शमू, अब हमारे घर से निकल जाओ। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। शमू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सफाई देने की कोशिश की, मगर किसी ने बात न सुनी। ज़ैनब ने शमू का हाथ थामा और कहा, चलो शमू, इज्जत के साथ रहना भौक के साथ रहने से बेहतर है। यूं वो दोनों गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में जा बसे। जिंदगी सख्त थी, मगर उम्मीद अभी जिंदा थी। शमू सुबह सवेरे मजदूरी करने जाता। कभी खेतों में काम करता, कभी ईंटें ढोता। शाम को वो पसीने में शराबूर लौटता, मगर दिल में एक सुकून होता कि रिज्क हलाल कमा कर लाया। ज़ैनब ने सलाई मशीन का बंदोबस्त किया। पुरानी मशीन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उधार दे दी। ज़ैनब दिन रात कपड़े सीती। आहिस्ता आहिस्ता गांव की औरतें उसके पास आने लगें। ज़ैनब बहू, तुम्हारे हाथ बहुत हुनरमंद हैं। कपड़ा तुम ऐसे सीती हो जैसे शहरों की बड़ी दुकानों पर मिलता है। पैसे बचते गए तो शमू ने गांव की चौपाल के करीब एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। दुकान में कपड़े, सुइयां, धागे और चंद घरेलू सामान रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता गाहक बढ़ने लगे। लोग शमू की ईमानदारी की तारीफ करते। वो हमेशा तोल में पूरा देता, किसी को धोखा न देता। कुछ साल गुजर गए। अब शमू और ज़ैनब की दुकान गांव की सबसे भरोसेमंद जगह बन चुकी थी। लोग कहते, ये जोड़ी सच्ची और ईमानदार है। उनके पास खरीदारी करो तो दिल को सुकून मिलता है। इधर शहर में हालात अलुट होने लगे। सलीम का कारोबार बैठ गया। वो कर्जों में डूब गया। उसकी बीवी वालिदैन पर गुस्सा करने लगी। ये सब तुम्हारे लाडलेपन का नतीजा है। शमू को धत्कारा और अपने बेटे को बिगाड़ा। अब भगतू। वद्दीन परेशान हो गए। एक दिन माँ और बाप शर्मंदा कदमों के साथ शमू की दुकान पर आए। दुकान के बाहर लोग कतार में खड़े थे। अंदर ज़ैनब गाहकों से खुश इखलाकी से पेश आ रही थी और शमू हिसाब लिख रहा था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें धत्कारा। शमू ने फौरन अपनी माँ के पांव पकड़ लिए और कहा, माँ बाप को माफ ना करूंगा तो कौन करेगा? आपका होना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यूं वालिदैन भी शमू के साथ रहने लगे। वो झोंपड़ी जो कभी गरबत और आंसुओं से भरी थी, अब हंसी खुशी और दुआओं से जगमगाने लगी। शमू की मेहनत, ज़ैनब का सब्र और उन दोनों की ईमानदारी ने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, देखो, इंसान को कभी कम न समझो। मेहनत, सब्र और सच्चाई आखिरकार इज्जत दिलाते हैं।